दलित दस्तक के कार्यक्रम जनमत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है कि ये जो मजदूर लौटे हैं अपने अपने गांव, ये गांव से बाहर इसलिए ही गए थे क्योंकि इन्हें गांव में काम नहीं मिला था। गांव से बाहर उन्हें इसलिए जाना पड़ा क्योंकि सरकारें उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी और किसानों की हालत बेहतर नहीं थी, खराब थी, क्योंकि बहुत सारे किसान खुद कर्जे की बोझ की वजह से या तो खेती छोड़ चुके हैं या बहुत सारे किसानों ने खुदकुशी कर ली है। बहुत सारे किसानों ने अपनी खेती को सीमित कर लिया है। दूसरी बात ये कि ये जो मजदूर शहरों के ओर बढ़ गए थे, उन्हें भी अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए कुछ अधिक कमाने की जरूरत थी, कुछ अधिक पैसा कमाने की उनकी भी इच्छा थी कि वो अपने जिंदगी को बेहतर कर सके। उन्होंने गांव छोड़ दिया। आज कोरोना की वजह से जो फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, जो मिल मालिकों ने उन्हें निकाल दिया, घर से बाहर कर दिया, और ये स्थिति बनी है कि वो एक बार फिर गांव लौटने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में उनकी जो गुजर बसर है, उनका जो निर्वहन है, वो कैसे हो पाएगा? वो गांव में आखिर करेंगे क्या? क्या किसान उन्हें रोजगार उपलब्ध करवा पाएंगे? क्या सरकारों ने उनके लिए कुछ सोच रखा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र जामटे हैं, जो कि खुद राजनीतिक मामलों में विशेषज्ञता रखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं कोलकाता से प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार सुमन, और ग्वालियर से अशोक तिवारी, जो कि कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ से हेमंत पोयाम है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक भी हैं। कानपुर से हैं लियाकत खोखर, जो कि आईसेक्ट यूपी के प्रमुख हैं। और बालाघाट से कृषक नेता हैं लोचन सिंह देशमुख। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में अपनी बात कहने के लिए मौजूद रहेंगे गिरीश आर्य, जो कि प्रभारी हैं पब्लिक सेक्टर भारतीय मजदूर संघ के। डॉक्टर नरेंद्र जामटे हैं, जो कि खुद राजनीतिक मामलों में विशेषज्ञता रखते हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब इस पर। साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना की वजह से देश में जो समस्या आई है, देश नहीं पूरी दुनिया में जो समस्या आई है, उससे सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित और परेशान अगर हो रहे हैं तो भारत का मजदूर वर्ग हो रहा है। मतलब इसलिए भी वो परेशान हो रहे हैं कि भारत की जो अधिकांश जो जनता है, जनसंख्या है, वो खेती और मजदूरी पर निर्भर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी जीविका उपार्जन के लिए और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वो दूसरी जगह जो है, बड़े शहरों में जो है मजदूरी करने गए हुए थे जी। जैसे तैसे उनका जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन इस कोरोना के मार के वजह से उनको गांव पुनः वापस आना पड़ा। अब उनके साथ दिक्कत ये हो रही है कि गांव में वैसे भी रोजगार के साधन नहीं है। किसान उनको रोजगार दे सकते थे, उनको खेती के काम में ले सकते थे, लेकिन किसानों की ये स्थिति या किसानों की स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं है कि वो मजदूरों को जो है अपने खेतों में काम दे सके। क्योंकि भारत में जो है खेती जो है वो अभी व्यवसायिक रूप नहीं ले पाया है, और किसानों को जिन मात्रा में, जिस अनुपात में उनको बेनिफिट मिलना चाहिए था खेती किसानी से, वो उनको आज भी नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं धान की खेती की, देखो किसान सरकार जो आंकड़ा जो पेश कर रही है, सरकार ने अभी जो है 1815 रुपया प्रति क्विंटल धान का न्यूनतम जो मूल्य है, समर्थन मूल्य निर्धारित किया है 1815 रुपया। और सरकार ये मानकर चलती है कि 1 क्विंटल धान के उत्पादन में 1208 रुपए का खर्चा आता है। ये सरकारी आंकड़ा है। तो यहाँ ये देखने को मिलता है कि ये सरकारी जो आंकड़ा है वो ठीक नहीं है। 1815 रुपए क्विंटल में अगर किसान धान को बेचता है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 200 रुपया पर क्विंटल जो है इनकम जनरेट करता है या प्रॉफिट जनरेट करता है। तो ऐसी स्थिति में जो है किसान बाहर से आए हुए मजदूरों को जो है वो काम नहीं दे पाएगा, क्योंकि खेती जो है आज फायदे की खेती नहीं है। जो खेती का जो काम मजदूर लोग कर रहे हैं वो कहीं ना फायदे की खेती नहीं बन पाया है, वो व्यवसायिक रूप आज भी नहीं ले पाया है। एक मैं उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से पूंजीपतियों जो है किसानों का शोषण करते हैं, और किसान किसानी करने के बावजूद वो एकदम उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर क्यों है। क्योंकि हम
जिस रीजन में रहते हैं वहां पर अधिकांश लोग जो है, ज्यादातर 90% लोग धान की खेती करते हैं जी। और हम भी धान की खेती करते हैं। हमने देखा है कि किसानों के पास से अभी रबी की फसल अब किसानों ने बेचा है, 1300 रुपए क्विंटल में अभी रबी की फसल लोग बेच रहे हैं। अभी वर्तमान बाजार मूल्य है 1300 रुपए क्विंटल रबी की फसल। किसान 6 महीना मेहनत करने के बाद में 1 क्विंटल धान को वो 1300 रुपए में बेचता है, लेकिन वही पूंजीपति जो है 1300 रुपए क्विंटल में 1 क्विंटल धान को खरीदता है, उसकी मिलिंग करता है। 1 क्विंटल धान की मिलिंग करने में मात्र 5 मिनट का समय लगता है। 1 क्विंटल धान से 70 किलो चावल निकलता है और 1 किलो चावल को अगर पूंजीपति 40 रुपए में बेचता है तो 70 किलो चावल वो 2800 रुपए में बेचता है। मतलब 5 मिनट में 1 क्विंटल धान की मिलिंग करके जो पूंजीपति है, जो फैक्ट्री और मिल के जो मालिक हैं, वो 1400 रुपये एक्स्ट्रा कमा लेते हैं, लेकिन 6 महीना मेहनत करने वाला किसान को मात्र 1300 रुपए क्विंटल में अपनी धान को बेचना पड़ता है। और लागत के हिसाब से अगर उसका मूल्य अगर आका जाए तो उसको मात्र 1 से 200 रुपया पर क्विंटल की बचत होती है। ऐसी स्थिति में वो किसानों को जो है, मतलब मजदूरों को जो है, वो रोजगार नहीं दे पाए। दूसरी बात, पशुपालन की हम अगर बात करते हैं तो गांव में इवन अभी कोरोना काल में जो है 20 रुपया 22 रुपया लीटर में जो है घर से बिना किसी मिलावट का दूध जो है, जो दूधिया जो लेकर जा रहे हैं जी। और जो पशु आहार जो है वो 30 से 40 रुपया किलो या 35 रुपया किलो जो है पशु आहार आज वो बाजार से खरीद कर अगर किसान लाता है, तो ऐसी स्थिति में दूध उत्पादन के क्षेत्र में या पशुपालन के क्षेत्र में उसको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब किसानों की स्वयं की आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है, उसको खेती से ज्यादा प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है, तो बाहर से आए हुए मजदूरों को कैसे रोजगार दे सकता है, ये कतई संभव नहीं है। दूसरी बात ये, अभी पंचायतों के माध्यम से कुछ राहत कार्य की व्यवस्था की गई है। मनरेगा के तहत जो है गांव में सफाई, नाली की सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन उसमें सारे मजदूर जो गांव से आए, बाहर से जो आए हुए हैं, उनको भी वहां पर पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में उनके सामने जो है बहुत ही ज्वलंत समस्या जो उत्पन्न हो चुकी है, जिसके लिए सरकार को कुछ विशेष प्रावधान करने की या विशेष प्रयास करने की आज सख्त जरूरत है। और ऐसे में ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति को अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए वो कुछ भी करता है। अगर उसे सही ढंग से काम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब कामगार हैं, कुशल, इसमें से बहुत सारे लोग कुशल कामगार हैं। ऐसी स्थिति में अगर काम इन हाथों को नहीं मिलेगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं पर अराजकता की स्थिति बने, कहीं ना कहीं पर कोई अप्रिय घटनाएं होने लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि सरकार के पास जो प्लान है या जो अभी आर्थिक पैकेज की बात हुई है, 20 लाख करोड़ वाली बात, इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या आपको लगता है कि मजदूरों की जिंदगी में कोई बदलाव आएगा या उनकी किसी काम आएगा? ये कोलकाता से डॉक्टर सुनील कुमार सुमन। जी, आपने बहुत जरूरी सवाल उठाया है और मुझे लगता है कि अभी हमारा ध्यान इस तरफ कम है, क्योंकि अभी तो मजदूर लौट रहे हैं तो लोग उसमें ही उलझे हुए हैं कि मजदूरों की कितनी दुर्दशा है। लेकिन आगे की जो बात है, जो आपका ध्यान इस तरफ गया कि ये मजदूर जब गांव लौटेंगे तो क्या स्थिति होगी, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण लगता है कि चूंकि मजदूर गांव से गए क्यों, गांव से इसलिए गए, जाहिर सी बात है सबको अपना गांव प्यारा होता है, सबको गांव से लगाव होता है, चूंकि उनकी अपनी मिट्टी, उनकी जन्मभूमि होती है जी। तो जाहिर है कोई ना कोई मजबूरी रही होगी तब ये लोग गांव से गए हों। भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो जाति व्यवस्था है वो गांव में सबसे ज्यादा खतरनाक रूप है। यही गांधी और बाबा साहब का दृष्टिकोण समझ में आता है कि गांधी गांव को मानते थे कि स्वर्ग है और डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि ये गणतंत्र के दुश्मन है। भारतीय गांव गणतंत्र के दुश्मन और क्रूर है। तो भारतीय गांव की वो स्थिति थी कि उन्होंने, मतलब जातिवाद इतना क्रूर रूप में था कि मजबूर किया कि वो लोग वहां से निकल के शहर की ओर गए, क्योंकि गांव में जो रोजगार थे उसमें पैसे बहुत कम दिए जाते हैं उनको और अपमान भी झेलना पड़ता है। इसके चलते मजबूरी में वो शहर में गए, छोटे छोटे कमरों में रहे और संघर्ष कर रहे हैं। अब ये स्थिति हो गई कि फिर वो उसी गांव में जा रहे हैं, यानी उसी गणतंत्र के दुश्मन जिसको अम्बेडकर कहते हैं, वहां पे वो लौट रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इतने वर्षों में जातिवाद का रूप बदल गया। ठीक है, थोड़ी बहुत स्थितियां सुधरी है, लेकिन मानसिकता वही है और जो गरीबी और जलालत है वो चीजें बनी हुई है। तो मुझे तो यही लगता है कि ये गांव में जाएंगे तो फिर सवर्ण समाज जो है इनको एक मजबूर की तरह से लेगा, एक ऐसे मजदूर जो मजबूर हैं। तो मुझे तो लगता है जो पहले जो पैसे इनको दिए जाते उससे भी कम पैसे दिए जाएंगे। हो सकता है अपमान में बढ़ोतरी हो जाए, लोग इनके साथ गलत तरह का व्यवहार करें, क्योंकि
वो जो मालिक वर्ग है, जो जो सवर्ण तबका है, वो तो ये समझ रहा है कि ये मजबूरी में लौट के आया है और इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, तो उसके साथ दुर्व्यवहार भी होगा और काम मिलने की भी दिक्कत होगी। मनरेगा का जहां तक सवाल है, तो मनरेगा में ठीक है, मनरेगा से बहुत लोगों का लाभ हुआ है, लेकिन मनरेगा में कई तरह की विसंगतियां हैं जो भारतीय सामाजिक जो संरचना है उसके कारण, यानी कि कुछ लोग का वर्चस्व है, बहुत सारे लोग जो काम नहीं करते हैं उनका नाम रजिस्टर में चलता है, दूसरे लोग काम करते हैं उनको कम पैसे मिलते हैं, बहुत सारे सवर्णों के नाम है, जैसे बीपीएल का हाल है इस देश में। तो मुझे तो यही लगता है कि मजदूरों के लिए एक बड़ा संकट शुरू होने वाला है गांव में लौटने के बाद, जहां उन्हें वो जातिगत अपमान भी झेलने पड़ेंगे, वही आर्थिक संकट भी झेलना पड़ेगा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम जी। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हेमंत जी, ये बताइए कि ये जो वर्तमान में जो पैकेज है, ये जो बहुत बड़ा पैकेज घोषित हुआ है, इसमें क्या नजर आता है? क्या ये किसी काम आएगा गरीबों, किसानों, उन मजदूरों के लिए जो SC ST OBC के ही लोग हैं उसमें ज्यादातर? देखिए, ये तो एक तरह से एक छलावा जैसा ही मुझे लग रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी की घोषणाओं को देख रहा था टेलीविजन पे, तो उन्होंने सारी घोषणाएं करने का काम किया और 20 लाख करोड़ का जो इन्होंने बात किया है उसमें से पहले ही वो लोग अलग अलग किस्तों में अलग अलग घोषणा कर चुके हैं, और जिसको 20 करोड़ का पैकेज नाम दे करके जो प्रोपेगेंडा बनाया गया, उस दिन तो मात्र 6 लाख करोड़ का ही पैकेज की घोषणा किया गया है। और उसमें भी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो है उद्योगों को, छोटे मझोले उद्योगों को लोन के रूप में दिया जाएगा, कर्ज के रूप में दिया जाएगा, इस तरह की उन्होंने घोषणा की है। और इससे पहले लोग देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और जो लोन वाली जो योजना है, मुद्रा योजना लाए थे, उसको हम लोगों ने देखा है कि हमारे खास करके ST SC OBC के जो छोटे मोटे कारोबारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको लोन मिलने में कितनी समस्या होती है। बैंकों में जाते कहते हैं कि हमें इस तरह का कोई आदेश नहीं है और कोई जो है बिना गारंटी का लोन हम दे नहीं सकते, आप लोग जो है कि इसको पटा नहीं पाओगे। इस तरह से करके विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होती है और जो सरकारें केवल घोषणा करके रह जाती हैं, और जो हकीकत में धरातल पे जिनको लाभ मिलना चाहिए, वो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी तरह से हमारे खास करके गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोगों को, छोटे मोटे दुकानदारों को, कारोबारियों को मिलना मुश्किल है। और आज भी पैकेज का भी यही असर होगा, ये ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और ये जो है केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों के खाते में जाएगा, ये ऐसा मुझे लगता है इनके पैकेज के। क्या सुझाव है आपका इस मामले में? क्या करना चाहिए जिससे जो लौटे हुए लोग हैं उनको काम भी मिले और इस तरह से प्रताड़ित भी ना हो कि वो जिस तरह से अभी हुए हैं कि यानी एक बीमारी आई तो तमाम उनके मिल मालिकों ने, उनके फैक्ट्री मालिकों ने उनको बाहर निकाल दिया, ऐसी स्थिति भी ना बने, इसके लिए क्या हो सकता है? देखिए, खास करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं का ये मानना है, हम लोगों का ये मानना है कि हम लोग जो है कि अम्बेडकरवादी लोग हैं, और अम्बेडकरवाद का मतलब होता है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा को मानने वाले लोग। यानी कि हम चाहते हैं कि इस देश में अम्बेडकरवाद का प्रचार प्रसार होना चाहिए, हर किसी इंसान के दिल में अम्बेडकरवाद होना चाहिए। और जो अम्बेडकरवादी होता है वो लोगों से प्यार करता है, गरीबों से प्यार करता है, उनके दुख तकलीफ को देख करके खुद भी दुखी होता है। लेकिन जिस तरह से इस देश में जो एक माहौल है या लोगों की जो सोच है, वो गरीबों के प्रति नफरत की सोच है। गरीबों को तकलीफ देख करके उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो लोग खुश होते हैं। और जिस तरह से फैक्ट्री और मिल मालिकों ने मजदूरों को एक गुलाम जैसा बना करके रखा हुआ था, और वो लोग जो है जब लॉकडाउन अचानक बिना तैयारी के लॉकडाउन किया गया और उनको जो है कि उन्हीं जगहों पे रहना पड़ा, तो उनको जो है कोई भी विशेष उनको खाना पीने का व्यवस्था नहीं किया गया, उनके साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया गया। आज जब ये लोग आए हैं, कई लोग आए हैं जो अन्य राज्यों से, तो मैं खुद देख रहा हूँ हमारे जिले में भी कई जगह क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं।
तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्वारंटाइन सेंटर ना होकर के एक जेल जैसी वहां पे बना दिया गया है। कई सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं कि मजदूरों को अखबारों के पन्ना पे खाना परोसा जा रहा है। तो कुल मिला के ये जो है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। अगर भारत देश को एक विकसित देश बनाना है, और ये जैसे मोदी जी कहते रहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो उसके लिए सोच को बदलना पड़ेगा। हमें मजदूरों को उनको प्यार करना पड़ेगा, उनको जो है कि दुख तकलीफ को दूर करने के लिए मन से, दिल से सोचना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है इस देश के अंदर में अम्बेडकरवाद आना चाहिए और मानवतावादी सोच स्थापित होनी चाहिए। नहीं तो ये जो है कि इस तरह से हमारे मजदूर गरीब जो है परेशान होते ही रहेंगे, और बड़े बड़े सेठ साहूकार जो है कि उनके हालत को देख करके अट्टहास करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, और वो लोग जो है कि अपना हम लोगों को परेशानी में डाल करके जो है खुद जो है कि सुख भोगते रहेंगे। मेरे ख्याल से इस देश के अंदर में सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात को है, जो माननीय बहन जी बार बार कहती हैं कि मानवता और इंसानियत भी होनी चाहिए। तो इसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, और आज के तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तभी हम लोग जो है कि देश को एक समृद्ध और बौद्धिक राष्ट्र बना सकते हैं, और एक विकसित बना सकते हैं। उसके प्रति दिल में जो है इंसानियत पैदा होना पड़ेगा, और ये जो है आज सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो ये सवाल उठाया सरकार के पैकेज का, तो पिछले हम जब आजादी के बाद, मतलब यानी संविधान जब से लागू हुआ, तब की सरकारों से लेकर अगर हम अब तक देखें, बहुत सारी योजनाएं चलती रही हैं। अगर इतने सारे एक्ट बने हैं, इतने सारे कानून बने, अगर सच में उनको लागू किया गया होता तो आज जातिवाद भी नहीं होता, दहेज हत्या भी नहीं होती, स्त्री उत्पीड़न भी नहीं होता, और इस तरह की इतनी बेरोजगारी और गरीबी भी नहीं होती। तो सरकारें चाहे जो भी रही हो, मंशा लोगों की कुल मिला के उसके आसपास होती है। तो ये 20 लाख करोड़ जो है, ये भी एक छलावा है दूसरे छलावों की तरह, और ये जाहिर है कि उन जो जरूरतमंद लोग हैं उनको इसका लाभ शायद उस स्तर पे नहीं मिलने वाला। इसलिए इस सरकार की मंशा ही वैसी नहीं है, सरकार का मैकेनिज्म ही वैसा नहीं है। घोषणा तो सरकार ने की, लेकिन उसको कैसे लागू करेंगे, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, ये सरकार ने नहीं बताया। तो ये सबको पता है, ये दूसरी घोषणाओं की तरह ये भी एक घोषणा है। आपने जो बात कही अराजकता वाली, ये आशंका सही है। जायज है कि जब इनको काम नहीं मिलेगा और दूसरी तरह की दिक्कतें होंगी, तो ये अराजकता की तरफ भी चीजें बढ़ सकती हैं। और भारत जैसे देश में जहां लोगों में चेतना नहीं है, जागरूकता नहीं है, लोग एक नागरिक रूप में खुद लोगों को पता नहीं है कि हम नागरिक है तो हमारे क्या अधिकार है। वरना जो है इतने मजदूर जो मर रहे हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो मजदूर वैसे भी मर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो सरकार की हालत खराब कर दे। और ये सही बात है कि अगर मजदूर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें तो किसी भी सरकार की नींद उड़ जाएगी। ये सरकार समझती है कि ये लोग गुलाम लोग हैं, ये मानसिक गुलाम लोग हैं, ये बेवकूफ लोग हैं, ये कांवड़ ढोने वाले लोग हैं, तो इनसे हमें क्या डरना है, हम इससे किसी न किसी तरह से फिर से वोट ले लेंगे। तो ये एक दुखद स्थिति तो है जो आने वाले समय में हमारे सामने वो स्थिति आएंगी, और ये चिंताजनक बात है। हमारे साथ लोचन सिंह देशमुख हैं, जो कि खुद एक कृषक हैं, और साथ ही किसानों की बातों को लेकर वो काफी आंदोलित रहते हैं, बहुत सारी बातें सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। तो किसानों की हालत तो इस वक्त आपको लगता है कि बहुत अच्छी है कि किसानों को सही फसलों का दाम मिल रहा है? क्या जो ऋण मिल रहा है वो बिना ब्याज का मिल रहा है? मैं आपसे बता देना चाहता हूं, चूंकि मैं शुद्ध गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं और किसानों के संबंध में भारी चिंतन रखता हूं, और मेरा किसी भी राजनीतिक दल को प्रोत्साहन देना या किसी को डिप्रेशन में लाने का बिल्कुल नहीं है। पर चाहे वो इस देश में जिसकी भी सरकार बने, योजनाएं जो इनकी बनती हैं, उन योजनाओं पे बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह मेरा लगा हुआ है। ये लोग कृषकों के हित में कम सोचते हैं और उद्योगपतियों के हित में ज्यादा सोचते हैं। जैसे यदि इस देश का किसान अन्नदाता है और उसके साथ में हमारी प्रशासन की यदि सही मंशा है, तो उनको तो किसान को ऋण माफ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं कि सन 98 में यहाँ मध्य प्रदेश की स्थिति बताना चाहता हूं कि विधायकों को मात्र 7,500 रुपया समस्त मिला करके मिलता था जी। इस देश की आजादी के बाद पहले जो है तो विधायक और सांसदों को
कहीं पर भी कोई वेतन नहीं मिलता था, सिर्फ निर्वहन भत्ता मिलता था। ऐसे परिस्थिति में तब से लेकर अब तक के या 10 साल का रिकॉर्ड देखे, चाहे वो एमएलए एमपी लोगों के तनख्वाह की बात हो, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात हो, चाहे शासकीय कर्मचारियों की बात हो, चाहे व्यापारिक वस्तुओं की बात हो, मैं आपको मूल्य की ओर ले जाना चाहता हूं ध्यान। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस देश का अन्नदाता के प्रति आपकी बहुत बड़ी सहानुभूति, उसका उद्धार चाहते हैं आप, तो जिस तुलना में इनकी तनख्वाह बढ़ती है, जिस तुलना में वस्तुओं के व्यापारिक वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, तो क्या किसान की उपज उसी तुलना में नहीं बढ़ाई जाना चाहिए? मेरी उनसे कोई ये नहीं है, जलन नहीं है या मैं द्वेष नहीं रखता कि उनकी क्यों बढ़ी है। यदि आपकी आवश्यकता के मुताबिक आपने बढ़ाया है तो किसान की उपज का मूल्य आप जो है तो क्यों नहीं बढ़ा रहे उस तुलना में? यदि उस तुलना में किसानों का मूल्य बढ़ जाए, तो उपज का मूल्य बढ़ जाए, तो किसान को ब्याज देने की और उसको ऋणदाता की हैसियत से आप मानते क्यों हैं? किसान को ऋणी की हैसियत से आप देखते क्यों? ये मुझे समझ नहीं आता, क्यों अपमानित करते हैं किसानों को? ज्यादा अच्छा होगा कि उसकी उपज का मूल्य उसके लागत के हिसाब से दीजिए बराबर, और जिस तुलना में सब बढ़ता है उस तरह से बढ़े, तो किसानों की दुर्दशा नहीं हो सकती। अभी वर्तमान में जो है दलहन पे किसानों की दलहन की फसल के लिए शासन की योजनाएं हैं कि आप अधिक से अधिक दलहन की फसल लें। इस वर्ष इस बालाघाट जिले में या संसदीय क्षेत्र भर में चना बीज जो बोया जाता है उतना भी नहीं हुआ है। किसान त्राही मची हुई किसानों को, इस ओर शासन ने आज की तारीख में भी कोई ध्यान नहीं दिया है। मैंने ध्यानाकर्षण बालाघाट जिले के संसदीय क्षेत्र के सांसद महोदय को जब दिया, मैं इस चैनल के माध्यम से उनको साधु आदर धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी बात को सुना और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखित में जो दिया है उसका मुझे पत्राचार जो किया है वो भी मुझे भेजा है। अब पता नहीं किसानों के हित में शासन क्या कर सकती है, लेकिन माननीय मेश्राम जी, मैं कहना चाहता हूं आपको कि किसान की बहुत दशा खराब है और मध्यम वर्ग का किसान तो बहुत ही ज्यादा लूटा हुआ है। उसकी स्थिति के संबंध में यदि ऐसा ही शासन का सोच रहा तो मैं नहीं समझता कि उसका भला हो पाएगा। जी, आपको लगता है कि किसानों को और रियायतों की जरूरत है? मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि किसान के लिए रियायत की बात सिर्फ मंच तक ही सीमित है। प्लेटफॉर्म पे वास्तव में रियायत कुछ नहीं है। मैंने आपसे जैसा कि अभी दोहराया ना कि यदि उसको अपने खेत के सागौन के वृक्ष को, इमारती लकड़ी को कटाना है तो उसको 2-2, 3-3 साल तक के प्रशासनिक लोग, राजस्व विभाग के लोग, वन विभाग के लोग भटकाते रहते हैं, उसको अनुमति नहीं मिलती। मुझे बताइए, अभी एक नियम है कि यदि आप पे कर्ज है तो कर्ज शो कर दीजिए, और यदि आपके यहाँ पे यदि आप इमारती लकड़ी कटवाना चाहते हैं तो अनुमति मिल जाएगी। ऐसे झटके से बोलते हैं, ऐसे साहजिक में बोलते हैं कि जैसे आज आवेदन देंगे 8 दिन में हो जाएगा। मेरे पास प्रकरण रखे हुए किसानों के 3-3 साल तक के भी उनको अनुमति नहीं है और वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में किसानों का भला ये चाहते हैं तो जितने भी नियम हैं वो सरल रहे, और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, प्रशासनिक अमला जो है वो मुस्तैदी से काम करे। और किसान का आवेदन लगा हुआ है, फॉर्मेलिटी पूरी किसान ने कर दिया है, समय क्यों हुआ करके प्रशासनिक अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों पे तत्काल कार्रवाई करे। ऐसे परिस्थिति में ही किसानों का भला हो सकता है। योजनाएं भी जो आती हैं, चाहे वो हार्टिकल्चर की, जैसे मैंने आपको बताया, तो सबसे ज्यादा किसानों के हित में न सोचते हुए उद्योगपतियों के हित में सोचते हैं। मैंने इसके संबंध में विरोध किया था कि भाई स्प्रिंकलर की क्या जरूरत है आपको पानी देने की? आप यदि सब्सिडी की बात करते हैं, किसानों के पौधे देखना चाहते हैं, तो किसान की नैतिक जवाबदारी होती है कि यदि उसे सब्सिडी प्राप्त करना है वो अपने बूते पे पानी की व्यवस्था करेगा, चाहे जिस व्यवस्था से भी पानी करे। आपको स्वस्थ झाड़ दिखना चाहिए, वृक्ष दिखना चाहिए, और यदि 100% या 50% या 75% उसके वृक्ष आपको दिख रहे हैं तो आप उनको सब्सिडी दीजिए। लेकिन ये कहें आप कि नहीं आपको तो स्प्रिंकलर लगाना ही पड़ेगा, तो आप मुझे बताइए आपका उद्देश्य वृक्षारोपण का है या आप किसी उद्योगपति के स्प्रिंकलर को बिकवाने का है? ये समझने की बात है। इसी प्रकार बहुत सी योजनाएं आपको बता दूं, मैं किसी भी सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। मुझे ये किसानों के जो अन्नदाता की जो बेइज्जती की जाती है और बाद में कहते हैं कि हम इनको जो है तो कर्ज माफ करेंगे, हम इनको जो है तो बिना कर्ज के जो है, बिना ब्याज के जो है तो ऋण देंगे। आप अन्नदाता को ऋणी की हैसियत से देखते क्यों हैं? उसको सम्मान दीजिए, सम्मान पूर्वक उसके उपज का मूल्य दीजिए। जी, मैं इस पर ये कहना चाहूंगा साहब कि बेसिकली जो सरकार जो है, सरकार को
जितना कार्य आज तक खेती के लिए करना चाहिए था, सरकार उतना कार्य आज नहीं कर पाई है। वैसे अगर देखा जाए तो अगर हम कॉमन वे में अगर बात करें तो मनुष्य को सुखी रहने के लिए जीवन में 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो ज्ञान, धन और सत्ता, 3 चीजें हैं। इसके पीछे जो है बहुत बड़ा कारण है ज्ञान, धन और सत्ता। अगर व्यक्ति के पास में पर्याप्त ज्ञान है लेकिन उसके पास में अगर धन नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो दुखी रहेगा। यदि उसके पास में पर्याप्त धन है लेकिन उस धन का कैसे यूज किया जाए इसके हिसाब से अगर उसके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो भी वो इंसान दुखी रहेगा। व्यक्ति के पास में अगर ज्ञान भी है और धन भी है लेकिन उसके पास में अगर राजनीतिक सत्ता नहीं है तो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि ज्ञान देने का काम और धन देने का काम भी जो है वो सत्ता के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि सत्ता जो है 2 काम करती है, एक तो उत्पादित वस्तुओं को बांटना और उत्पादित वस्तुओं का मूल्य को निर्धारित करना। लेकिन आजादी के बाद में हमारे यहाँ पर जो भी सत्ता, मतलब जिस भी पार्टी की सरकार यहाँ पर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और भी सरकारें रही हो, उन्होंने इस देश की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, चाहे वो जमीनी स्तर से जितने भी जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कोई खासा ज्यादा पहल नहीं किया है। इसलिए आज भी जो है लोगों की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं आया है। हमको खेती को जो है लाभ का व्यवसाय बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल ने हमको ये सब बता दिया है कि बिना उत्पादकता के, बिना खेती के, बिना अनाज के व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए सरकार को भी इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि इस कोरोना काल में पीएम केयर फंड जैसी सरकार बना रही है। लोग 100-100, 200 रुपया जो है पीएम केयर फंड में जो है कोरोना जैसी संक्रमण से या बीमारी से लड़ने के लिए लोग डोनेशन दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है सरकार पूंजीपतियों का जो है 68,000 करोड़ रुपया का कर्ज इसी कोरोना काल में माफ करती है। तो ये जो है सरासर देश के लिए घातक है। इवन 5 साल के दरमियान, 5 साल के शासनकाल में सरकार ने 7 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया पूंजीपतियों का। अदानी, अंबानी, जिंदल, मित्तल, केके ग्रुप, बजाज ग्रुप, डालमिया ग्रुप और गोदरेज ग्रुप, ऐसे पूंजीपतियों का, ऐसे बड़े कारपोरेट घराने के लोगों का सरकार ने 7 लाख करोड़ का कर्जा माफ केवल 5 सालों में किया है। लेकिन यही दूसरी तरफ अगर हम खेती में अगर देखते हैं, किसानों की अगर स्थिति को देखते हैं, तो किसान अगर 10,000 का अगर लोन वो खेती पर अगर लेता है और सही समय पर अगर वो उसको पे नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसके घर की चाहे वो चल या अचल संपत्ति को सरकार जो है वो जब्त कर लेती है। और इस प्रकार से जो है किसान जो है बहुतायत मात्रा में, अधिकांश किसान जो है वो सुसाइड भी कर लेते हैं। किसान फसल बीमा के नाम पर किसानों से पैसा वसूला जाता है, लेकिन किसानों की फसल ऐसे ही चौपट हो जाती है। बीमारी से, प्राकृतिक प्रकोप से जब उनकी फसलें नष्ट हो जाती है तो सरकार उनकी मदद नहीं कर पाती है। इसलिए आज यहाँ का जो किसान है, इतना परिश्रम करने के बाद में भी जो है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर बनी हुई है। मैं सरकार से केवल यही गुजारिश करना चाहूंगा और ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमको जो है, सरकार को जो है देश के किसानों के लिए विशेष काम करना चाहिए। एक तरफ हम लोग नारा लगाते हैं जय जवान और जय किसान का, लेकिन जवान जब शहीद होता है तो उसके परिवार के लोगों को या तो नौकरी मिलती है, उसको पेंशन की व्यवस्था होती है, लेकिन एक तरफ किसान जब वो मर जाता है तो उसकी कोई किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जाती है। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जब वो रिटायरमेंट होते हैं, जब वो उम्रदराज होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, तो सरकार जो है उनकी पेंशन की व्यवस्था करती है। लेकिन एक तरफ जो किसान है पूरी जिंदगी फसल उत्पादन करके पूरी देश की जनता को पालता है, जब वो किसी काम करने के योग्य लायक नहीं होता है, जब वो बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब सरकार जो है उसकी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं कर पाती है। इसलिए जो है आज धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं लोगों का जो है खेती के कार्य से मोहभंग धीरे धीरे होते जा रहा है और सरकार पर्याप्त मात्रा में रोजगार भी प्रदान नहीं कर पा रही है। इसलिए मैं यही सरकार से निवेदन या गुजारिश करना चाहूंगा कि सरकार ऐसी किसानों के लिए नीतियां बनाए, पॉलिसी बनाए, ताकि उनके उत्पादित वस्तुओं का उनको सही मूल्य मिल जाए और खेती जो है वो एक व्यवसायिक रूप ले सके। मैं बस यही कहना चाहूंगा। निसराम कानपुर से लियाकत खोखर हैं हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करते हैं। आप समाज सेवी हैं और बहुत अच्छी तरह से एक संस्थान चला रहे हैं। ये बताएं लियाकत जी की क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो मजदूर, जो कामगार घर लौटे हैं, इनका क्या होगा? क्या इनके साथ होने वाला है? क्या इन्हें काम मिलेगा? क्या सरकार इन्हें सही रोजगार दे पाएगी? क्या बहुत सारी चीजें हैं। खासतौर से जब हम बात करते हैं कानपुर की, कानपुर अपने आप में औद्योगिक शहर है, बड़ा शहर है
तो ये देखना होता है कि हर एक शहर की, हर एक इलाके के एक नेचर होता है इंडस्ट्रीज का। इसलिए बहुत सीधी सीधी बात पे आते हैं कि जो लोग बाहर से आए हैं, एक तो बड़ी परेशानी ये है कि मजदूर शब्द का इस्तेमाल जो हो रहा है, ये एक्चुअली कोई ईंटा गारा करने वाले लोग नहीं है, ये ट्रेंड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, और ये अलग अलग कारखानों में काम करने वाले हैं। अब ये संभव नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर टायर के कारखाने में काम कर रहा था तो उसको हम कहीं पर किसी और कारखाने में लगा दें, क्योंकि उसकी स्किल, उसका कौशल उस तरह का है। इसलिए ये तो कहीं भी संभव नहीं है कि हम जो लोग बाहर से आए हैं उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार दे पाएंगे। ये भी संभव नहीं है। जैसी बड़ी बड़ी बातें होती है कि मनरेगा के जरिए हम रोजगार देंगे, मनरेगा में गड्ढे खोदने हैं, सड़क बनानी है, वो काम स्किल्ड लेबर के बस का नहीं है और ना उनके सम्मान की बात है। तो ये देखना और ये समझना बड़ा मुश्किल है किस तरह से काम होगा, और इससे परेशानी ना सिर्फ लेबर को होगी बल्कि आगे चल के जो इंडस्ट्रीज हैं जहां से लेबर वापस आ गए हैं वहां भी तालाबंदी की नौबत आ सकती है। ये पहली बार, इसको अगर हम पॉजिटिव देखते हैं, धनात्मक देखते हैं, तो पहली बार हुआ है कि उद्योगपतियों को, बड़े लोगों को, सरमायादारों को, पूंजीपतियों को ये समझ में आया कि लेबर, श्रम एक महत्वपूर्ण इकाई है उद्योग के उत्पादन की, प्रोडक्शन की। इसका हल निकालने की जरूरत है और इसका हल निकलेगा बातचीत के जरिए, सभी लोगों को साथ लेके। यहाँ दुख की बात यह होती है कि जो भी राज सरकारें हैं, चाहे किसी भी राज्य की हो, वो अपने अलावा किसी की सुनने को तैयार नहीं होती है। तो वो मुश्किलें अभी सामने हैं, इसको अभी कुछ हल बता पाना जरा मुश्किल लगता है। चलिए जानते हैं गिरीश आर्य, जो कि प्रभारी हैं पब्लिक सेक्टर भारतीय मजदूर संघ के, जो कि बीजेपी के बहुत करीबी संगठन के रूप में देखा जाता है और एक ट्रेड यूनियन है, मजदूरों का संगठन है। क्या कहते हैं गिरीश आर्य जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो परिस्थिति सामने आई है ये अचानक उत्पन्न हुई है और ऐसा देश में किसी को भी अनुभव नहीं था कि यदि ऐसी हालात आएंगे तो ऐसा चित्र निकल करके देश के सामने आएगा। मगर मैं इसको पूरी तरह से नकारात्मकता के साथ नहीं लेता। मैं समझता हूँ कि प्राथमिक तौर पर इसमें हमें जो है कुछ दिक्कतें हैं। माइग्रेंट वर्कर बहुत दुख से गुजर रहा है, मगर मुझे लगता है कि आज पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि जब इनकी वास्तविक समस्या जो है सामने निकल कर के आई है, और जब समस्या निकल कर के आई है तो इसके समाधान का भी रास्ता निकलेगा। अभी तक इनकी कोई कदर नहीं जान पाया था, देश के अंदर कोई सिस्टम नहीं था। 70-75 वर्षों के बाद भी आज माइग्रेंट वर्कर की ये स्थिति है। तो इसमें जो है अब सुधार लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने निकल कर के आ रहे हैं। कि जैसे उदाहरण के रूप में मैं कहता हूँ कि कुछ गेस्ट स्टेट्स ने इन मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया और ये जो है वहाँ से छटपटा करके अपने गृह राज्य के लिए निकल पड़े। गृह राज्यों ने भी इनकी चिंता करनी शुरू की। पर्टिकुलरली मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक व्यवस्था दी कि जितने भी जो है हमारे प्रवासी मजदूर हमारे घर वापस जो आ रहे हैं, हम उनको सबका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करके उनको जो है कैसे, किस प्रकार उनको जो है समायोजित करना है कारोबार में, किस तरह से उनको रोजगार देना है, इसके लिए व्यवस्था करेंगे। उन्होंने पूरी योजना बना ली है और यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि हम जो है एक कमीशन इस पर बनाएंगे, एक आयोग बनाएंगे, जो आयोग ये निश्चित करेगा कि जो है ये वर्कर, यदि हमारे वर्कर्स को कोई जो है दूसरा प्रदेश मांगता है तो उस प्रदेश को पूरे तरीके से हमको आश्वस्त करना होगा कि इनकी जो है सोशल सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित होगी, उनकी तनख्वाह कैसे सुनिश्चित होगी, उनके रहना कैसे सुनिश्चित होगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी समय कठिन है, अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, मगर अब सरकारों को जो है जागना पड़ेगा और इनका शोषण बंद करना पड़ेगा। एक उदाहरण और मैं आपको देता हूँ कि तब तो सब इनको भगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर जब जो है ये चले गए हैं तो हर प्रदेश को ये महसूस हो रहा है कि ये तो वास्तव में तुम्हारे निर्माता थे,
ये तो तुम्हारे सब जो है तुम्हारे जो है एक तरह से तुम्हारे डेवलपमेंट का आधार थे। जब ये चले गए हैं तो अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है कि जो भी प्रवासी यहाँ से गए हैं वो सब आए, और जो नहीं गए हैं वो ठहरें। हम उनको अपने भाई बहन और बच्चों की तरह रखेंगे, हर सुविधा उनको देंगे, और उनके बिना जो है हमारा विकास संभव नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं निकल कर के आ रही हैं, तो अभी इसमें जो है ये आंकड़े भी बड़े अजीब हैं। गृह मंत्रालय कहता है कि लगभग 4 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, जबकि जो है 4 करोड़ तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर जो हाउस हेल्प हैं, घर में काम करने महिला पुरुष हैं, वही 3-4 करोड़ होंगे। कोई कहता है ये 8 करोड़ है, कोई कहता है ये 12 करोड़ है। हम समझते हैं कि जो है अनऑर्गेनाइज्ड और माइग्रेंट, इनको दोनों को मिला देंगे तो इनकी संख्या 50 करोड़ में जाकर के पहुंचेगी। मगर हाँ, अच्छा ये है कि अभी संकट जरूर आया, मगर इनका समाधान, परमानेंट समाधान अब निकलने का रास्ता निकलेगा। हर प्रदेश को बैलेंस करना पड़ेगा। अभी तक इन मजदूरों को एक सेकंड क्लास वर्कर के रूप में कंसीडर किया जाता था, मगर जब वे वहाँ से वापस आ गए हैं और जब उनको दिख रहा है प्रदेशों को कि इनके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है, तो अब वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और फर्स्ट क्लास मजदूर हो गए हैं। तो अब केंद्र भी और राज्य भी, दोनों सरकारों को इनके विषय में सोचना पड़ेगा, और इनके लिए एक नेशनल रजिस्टर, अब तक जो मजदूरों की ये जो बिखरे हुए थे, इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, अब इनके लिए कोई व्यवस्था तैयार होगी, एक नेशनल रजिस्टर तैयार होगा, सारे मजदूरों का मालूम होगा, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। साहब, जो 20 लाख करोड़ जो मोदी जी ने दिया है, मेरा ऐसा मानना है कि धरातल में उसका अभी कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, धरातल पर उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। उन्होंने अभी दे दिया है, उसमें एफडीआई को भी जोड़ दिया है, स्पेस को भी जोड़ दिया है, वो रकम भी उसमें उन्होंने जोड़ रखी है। जबकि प्रवासी मजदूरों का पलायन अनवरत रूप से जारी है, वो गांव की तरफ भग रहे हैं। कोरोना के नाम पे पैसे तो दिए गए हैं, उन्होंने दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कुछ व्यवस्था बन नहीं रही है, बनती हुई नहीं दिख रही है। बीच में तमाम शासन है, प्रशासन है, कुछ लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही है तो कुछ लोग बिल्कुल ही उससे अछूते हैं। तो अभी धरातल पर साहब उसका कुछ क्रियान्वयन नहीं हो रहा है जी। तो हम इस तरह से अगर देखें तो इस पूरी चर्चा को अगर हम देखें तो एक बात समझ में आती है कि ये बहुत जरूरी है कि इन कामगारों को सही ढंग से पहचाना जाए, ये किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, साथ ही जिन जिन क्षेत्रों के ये लायक हैं, जिन जिन क्षेत्रों में बेहतर अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं, उन क्षेत्रों को उस तरह से मदद किया जाए ताकि इनको वो काम मिल सके। किसानों को भी मदद की जाए ताकि ये किसान जो है वो इन कामगारों को काम दे सके। इनमें से बहुत सारे जो हैं वो मजदूर भी हैं। तो इस पूरे दौर को हम अगर देखें, इस पूरी चर्चा का अगर निचोड़ हम देखते हैं तो तमाम सेक्टर्स को एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत है और देखा जाना है कि कहां पर इन्हें बेहतर तरीके से काम दिया जा सकता है, क्योंकि ये कामगार हैं और कामगार हाथों को काम की जरूरत होती है और वो बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी ताकि वो जी सके, ये अब सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। तो हम आप सभी का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए और हम आगे भी बहुत सारे विषयों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा जो विषय बचा हुआ है वो है ये मजदूरों के लिए बना हुआ कानून, जो कि अब बदल दिया गया है। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। इस वक्त बस इतना ही। थैंक यू।